जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के विषय में बात करूंगा, जो कि है आपका पोषण, जिसे हम न्यूट्रिशन भी कहते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके पूरे सिलेबस का आधार है, पूरे सिलेबस का बेस है, क्योंकि इसी टॉपिक से संबंधित आपके सिलेबस में 5 टॉपिक और दिए हुए हैं। यानी कि एक टॉपिक आप पढ़िए, आपका 5 टॉपिक स्वतः ही क्लियर हो जाएगा। और यही नहीं, पिछली बार इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न भी पूछे गए थे, इसलिए आप सभी लोग इस टॉपिक को अवश्य क्लियर कीजिएगा। अब सिलेबस में हम देखें कि कौन कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में इस चैप्टर से संबंधित दिया हुआ है। तो पहला आपका है स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण और बीमारियों का आपसी संबंध, यह आपका पहला टॉपिक है। ठीक, दूसरा टॉपिक आपका हुआ खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, यह आपका दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार। ठीक है, चौथा टॉपिक है विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग। पांचवा टॉपिक है 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण। देखिए, ये अगर आप देखें तो ये 5 टॉपिक है और ये पांचों टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं और इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह जो आपका पोषण टॉपिक है, यह इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित आपके एग्जाम में कई टॉपिक दिए हुए हैं और ये सभी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आपके जितने भी डाउट है सभी इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ तक बातें समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के विषय में, जो कि है आपका पोषण, जिसे हम न्यूट्रिशन भी कहते हैं। अगर आप देखिए, आपसे प्रश्न यह पूछा जाता है, आपके मन में सबसे पहले सवाल यही आता होगा कि पोषण होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ये हमारे शरीर के लिए कैसे उपयोगी है। सबसे पहले हम यही जानते हैं। देखिए, जो पोषक तत्व जो होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो जीवों में ऊर्जा देता है, उनकी वृद्धि करता है, विकास करता है, उनके जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। देखिए, जो पोषण होता है ये कोई भी जीव हो उसमें ऊर्जा देता है, उनकी वृद्धि करता है, विकास करता है, उनके जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। देखिए, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका विकास हो, इसमें ऊर्जा प्रदान हो। बिना ऊर्जा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना ऊर्जा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखें, उठने से लेकर के सोने तक जितनी भी क्रिया मनुष्य करता है सब में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर मनुष्य अपना हाथ उठाता है तो उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मनुष्य कोई कार्य करता है तो उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इस पर जाहिर सी बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए कि जो पोषण होता है ये हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, उनकी वृद्धि करता है, विकास करता है और जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यहाँ तक आप बात समझ गए। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, ये तो आप पोषण की परिभाषा बता दिए, लेकिन ये जो शब्द लिखा है न्यूट्रिशन, इसका भी तो मतलब बताइए कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसका मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन शब्द क्या होता है। बिल्कुल सही बात है, जाहिर सी बात है। अब हम यही जान लेते हैं कि जो न्यूट्रिशन है ये होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाषा से हुई, सारी जानकारी हम देखते हैं। देखिए, जो न्यूट्रिशन होता है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के नरिश शब्द से हुई है। ठीक है, किस भाषा के शब्द से हुई है, तो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। और नरिश जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं से अगर कोई शब्द आया है तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ तो जरूर होगा, और अर्थ जब होगा तो उसको जानना भी आवश्यक होता। देखिए, हम पहले आपसे बता देते हैं कि जो न्यूट्रिशन शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो नरिश शब्द से हुई है, और जिसका जो अर्थ होता है, जिसकी परिभाषा होती है कि शारीरिक वृद्धि एवं शारीरिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति। क्या, एक बार हम फिर से इसको देखते हैं। शारीरिक वृद्धि एवं शारीरिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति। तो ये क्या, यहाँ से हमको क्या सीखने के लिए मिला, क्या समझने के लिए मिला कि जो हमारे शारीरिक कार्य होते हैं और जो ऊर्जा होती है इनकी पूर्ति के लिए क्या होता है, नरिश। और इसी नरिश शब्द से क्या बना है, न्यूट्रिशन। यहाँ तक आप बात समझ गए। अब जब ये
हमारे शरीर को ऊर्जा की पूर्ति करता है, ये नरिश शब्द इसका कहने का मतलब है। और ये अब सवाल ये आता है कि ये हमारे शरीर में आता कहाँ से है, इसकी हमारे शरीर तक पहुँचता कैसे। ऐसा तो है नहीं कि हम सामने भोजन रखा है उसको देख लिए तो हमारे अंदर ऊर्जा प्राप्त हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है हम इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ये आवश्यकता जो होती है ये हमारे शरीर में आता कहाँ से है, तो इसके लिए हम जो पोषण तत्व होते हैं वहां से हमारे शरीर को मिलता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पोषण तत्व है, मार्केट में गए, हम दुकान पे गए, हमसे कहे भैया पोषण तत्व दे दीजिए, हमको ऊर्जा की आवश्यकता है, ऐसा भी नहीं होता है। तो उसका भी कोई प्रोसेस होगा। और प्रोसेस क्या होगा, जो पोषण तत्व होता है ये हमारे शरीर को मिलता कहाँ से है, तो मिलता है भोजन से। कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। लेकिन जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, मान लीजिए आज सुबह हमने दाल चावल रोटी सब्जी खाई, ये हमने खा लिया, तो इससे हमको डायरेक्ट ऊर्जा मिल गया? नहीं। अगर हम जो भोजन करते हैं उसको अगर हम देखें तो जो भोजन हम करते हैं पोषक तत्व जो होता है वो जटिल रूप में होता है। कैसे होता है, वो क्या होता है, जटिल रूप में होता है और उसको सरलतम रूप में परिवर्तित किया जाता है। और परिवर्तित कैसे किया जाता है, उपापचय क्रिया द्वारा। अब उपापचय क्रिया द्वारा जब जो है जटिल पदार्थ को जो हम भोजन लिए हैं जटिल रूप में उसको सरलतर रूप में परिवर्तित करके उपापचय क्रिया द्वारा हम उसका उपयोग करते हैं। और उपयोग कैसे करते हैं, तो शरीर की वृद्धि, वही हमारी ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि करता है, रोगों से बचाता है, यही इसका पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन एक बार हम प्रोसेस को फिर से देखते हैं, दोबारा से देखते हैं, जिससे ये हमको पूरा प्रोसेस समझ में आ सके। देखिए, मैंने आपको बताया आज का जो टॉपिक है वो आपका न्यूट्रिशन है। और सवाल ये होता है कि जो न्यूट्रिशन शब्द होता है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जो न्यूट्रिशन शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के नरिश शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है शारीरिक ऊर्जा एवं शारीरिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति। अब ये सवाल ये आता है कि ये हमारे शरीर को कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, तो ये हमारे शरीर को मिलता है पोषक तत्व से। अब पोषक तत्व को ये कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है भोजन से। अब भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो जटिल रूप में हम ग्रहण करते हैं, इसको सरलतर रूप में परिवर्तित करके उपापचय क्रिया द्वारा ये हमको क्या देता है, ऊर्जा देता है। और क्या देता है, शरीर की वृद्धि करता है। ठीक है, अब यहाँ तक आप पूरी बात समझ गए। जो आपका पोषण का जो पूरा प्रोसेस है, आप यहाँ से पोषण को पूरा प्रोसेस समझ गए। हम भोजन लेते हैं, भोजन करने के बाद वो उपापचय क्रिया द्वारा उसको हम पचाते हैं और उसके बाद क्या होता है, ये हमको ऊर्जा देता है, शरीर की वृद्धि करने में सहायक होता है। सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ गए हैं। अब आपके मन में एक सवाल और उत्पन्न हो रहा होगा, वो यह है कि जब पोषण तत्व जो होता है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसकी परिभाषा एक बता दीजिए और कौन कौन से पोषण तत्व है उसको भी बता दीजिए जो हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर पोषक तत्व की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा कुछ ऐसे हो सकती है कि किसी भी जीव के शारीरिक वृद्धि एवं कार्यों के संचालन एवं संवहन के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है, वो पोषक तत्व होता है। और पोषक तत्व जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। आपके कौन कौन से होते हैं, एक आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी पोषक तत्व है। प्रोटीन होता है, ये भी पोषक तत्व है। वसा होता है, ये भी पोषक तत्व है। न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये भी पोषक तत्व है। जल होता है, ये भी क्या है, पोषक तत्व है। खनिज होता है, ये भी पोषक तत्व है। और विटामिन होता है, ये भी आपकी क्या है, पोषक तत्व है। अगर ये सभी पोषक तत्व हैं तो क्या इनके अलग अलग कार्य होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जितने भी आप पोषक तत्व यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे इन सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। और इनके अलग अलग कार्य क्या होते हैं, इनके कार्य भी हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, हमारे शरीर को क्या चाहिए, ऊर्जा, तो ऊर्जा देने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, वो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं और आपका वसा होता है। कौन सा होता है ऊर्जा देने के लिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा। शरीर के निर्माण के लिए कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो आपके प्रोटीन होता है, जल होता है। रोग से रक्षा करने के लिए क्या होता है, विटामिन होता है और खनिज होता है। ठीक है, एक बार पोषक तत्व की परिभाषा हम फिर से देख लेते हैं। पोषक तत्व ऐसा पदार्थ होता है जो जीवों में ऊर्जा, उनकी वृद्धि, विकास, उनके जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व होता है। वृद्धि के लिए अगर हम देखें, ऊर्जा के लिए कौन सा पोषक तत्व होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा।
शरीर के निर्माण के लिए, वृद्धि के लिए कौन सा होता है? प्रोटीन और जल। रोगों से रक्षा करने के लिए कौन सा होता है? विटामिन और खनिज। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी लंबाई बढ़ने लगती है या लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसा कहा जाता है उनको प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है या प्रोटीन वो खाते हैं जिससे उनकी लंबाई बढ़े, है ना, ऐसा होता है। ऊर्जा के लिए कौन सा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होगा। देखिए, अगर हम विटामिन लेने शुरू कर दें, ज़्यादा विटामिन लें, तो इससे क्या होगा? हमको ऊर्जा मिलेगा? नहीं, इससे ऊर्जा नहीं मिलता। विटामिन क्या होता है? हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, ये ऊर्जा नहीं देता। ऊर्जा देने का काम किसका होता है? वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, आप यहाँ तक पूरी बात समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया पोषक तत्व क्या होता है। पोषक तत्व क्या कौन कौन से होते हैं? आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, आपका वसा हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, आपका जल हो गया, खनिज हो गया, आपका विटामिन हो गया। ये हमारे शरीर के पोषक तत्व हैं। इनका अलग अलग कार्य होता है, तो अलग अलग कार्य भी मैंने आपको बता दिया। अब सवाल ये होता है, जब ये इतने प्रकार के हैं तो इनका क्या, इनको विभाजित भी किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें भार के आधार पे या फिर मात्रा के आधार पे हम देखें, तो जो आपका पोषक तत्व है उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। किसके आधार पर बांटा जा सकता है दो भागों में? भार या मात्रा के आधार पर पोषक तत्व को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है? एक आपका सूक्ष्म पोषक तत्व और दूसरा आपका वृहद पोषक तत्व। कौन सा? एक आपका सूक्ष्म पोषक तत्व, एक आपका वृहद पोषक तत्व। अब दोनों के क्या क्या कार्य हैं, दोनों कैसे काम करता है, हम इसको समझते हैं। देखिए, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि ये बहुत छोटा है। छोटा है तो इसकी एक खास बात ही होगी कि इसका जो भार होता है ये आपका 1000 डाल्टन से कम होता है। छोटा है तो जाहिर सी बात है भार कम होगा। क्या होता है? जो आपका सूक्ष्म पोषक तत्व होगा, इसका जो भार होगा ये 1000 डाल्टन से कम होगा। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो होगा, इसको हमारे शरीर में इसकी ज़रूरत कम होगी। ये आपके सूक्ष्म पोषक तत्व के खासियत है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो आपके कौन कौन से हैं? विटामिन और दूसरा आपका खनिज। कौन से हैं? एक आपका विटामिन, एक आपका खनिज। मैंने आपको पहले बताया कि भार और मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका सूक्ष्म पोषक तत्व, एक आपका वृहद पोषक तत्व। अब जब भार के आधार पर बांटा जा सकता है तो जाहिर सी बात है भार आएगा ही आएगा। और इसका जो सूक्ष्म पोषक तत्व, इसका भार 10,000 डाल्टन से कम होता है। कितना होता है? 1000 डाल्टन से कम होता है। और मात्रा के आधार पर भी पोषक तत्व को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो मात्रा के आधार पर अगर हम देखें तो शरीर को कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से आपके सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, तो आपका कौन सा है? विटामिन और दूसरा आपका कौन सा है? खनिज। ठीक है, यहाँ तक बात आप समझ गए। सूक्ष्म पोषक तत्व आप कंप्लीटली समझ गए। अब बात करते हैं बृहद पोषक तत्व के विषय में। देखिए, जो आपका बृहद पोषक तत्व होता है, इनका भार 1000 डाल्टन से अधिक होता है और हमारे शरीर को इसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात में करें कि कौन कौन सा बृहद पोषक तत्व है, तो आपका जल हुआ, वसा हुआ, प्रोटीन हुआ, न्यूक्लिक अम्ल हुआ, उसके बाद क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहां तक आप बात समझ गए। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, आपने यहां पे 2 बार एक डाल्टन शब्द का प्रयोग किया, तो ये डाल्टन शब्द क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जो डाल्टन शब्द है कुछ खास नहीं है, बस ये एक भार मापने की इकाई है। जैसे हम किलोग्राम में भार नापते हैं, ग्राम में भार नापते हैं ना, उसी तरह से यह भी एक भार मापने की एक इकाई है जिसे हम डाल्टन कहते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब एक सवाल और एक वर्गीकरण और आता है। प्रकृति के हिसाब से अगर हम देखें तो पोषक जो तत्व हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक आपका कार्बनिक पोषक तत्व, दूसरा आपका अकार्बनिक पोषक तत्व। इनमें कौन कौन सा आता है? देखिए, जो अकार्बनिक पोषक तत्व हैं इसमें सिर्फ 2 आते हैं, एक आपका जल, एक आपका लवण या खनिज। ठीक है, अकार्बनिक पोषक तत्व में सिर्फ 2 आते हैं, जल और लवण। और कार्बनिक पोषक तत्व में आपका विटामिन भी आता है, प्रोटीन भी आता है, न्यूक्लिक अम्ल भी आता है, कार्बोहाइड्रेट भी आता है, वसा भी आता है। ये सभी क्या आते हैं? कार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। एक बार हम इस पूरे को फिर से देख लेते हैं जहां से इसका वर्गीकरण किया गया है। मैंने आपको बताया पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। एक आपका
कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, जल होता है, खनिज होता है, विटामिन होता है। और इन सभी को भार और मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दो भाग? एक आपका सूक्ष्म पोषक तत्व, दूसरा आपका बृहद पोषक तत्व। अब सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होता है? भार इनका 1000 डाल्टन से कम होता है, शरीर को कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। और एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आपके विटामिन और खनिज आते हैं। बृहद पोषक तत्व के विषय में बात करें तो इनका भार 1000 डाल्टन से अधिक होता है और इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक मात्रा में होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जल आता है, वसा आता है, प्रोटीन आता है, न्यूक्लिक अम्ल आता है। उसके बाद डाल्टन जो होता है ये भार मापने की एक इकाई होती है। उसके बाद पोषक तत्वों का दूसरा वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं। एक आपका कार्बनिक पोषक तत्व हो जाता है, दूसरा आपका अकार्बनिक पोषक तत्व हो जाता है। अकार्बनिक में आपके जल और लवण आते हैं और कार्बनिक में आपके विटामिन, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट और वसा आता है। ठीक है, वसा आता है। अगर उसके साथ साथ अगर हम और बातें करें तो अधिकतम मिलने वाले पोषक तत्व की बात करें, अगर आपसे पूछा वो कौन से पोषक तत्व हैं जो अधिक मिलते हैं, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वे कौन से पोषक तत्व हैं जो अधिक मिलते हैं, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि अधिकतम मिलने वाले पोषक अकार्बनिक पोषक तत्व कौन से हैं। अधिकतम मिलने वाले अकार्बनिक पोषक तत्व कौन से हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा जल। सही उत्तर होगा जल। दूसरा प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि अधिकतम मिलने वाले कार्बनिक पोषक तत्व कौन से हैं? तो आपका क्या होगा? प्रोटीन। अब यहां से आप एक बात समझिए, यहाँ पे अधिकतम मिलने वाला और कम मिलने वाला आ रहा शब्द, तो ये क्या होता है? जब आपसे एक बार प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि अधिकतम मिलने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, तो आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि कम मात्रा में मिलने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, या फिर वैसे पोषक तत्व बताइए जिनकी मात्रा सबसे ज्यादा अधिक है। तो हम ये देख लेते हैं। आपके एग्जाम में पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, तो जाहिर सी बात है आगे भी यह प्रश्न आ सकता है। अब अगर इसको देखते हैं तो मात्रा के आधार पर मिलने वाले पोषक तत्वों का एक लिस्ट आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अगर हम जल की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इनकी मात्रा होती है, लगभग 70 से 90% मात्रा क्या होती है? जल की होती है। प्रोटीन की 10 से 15%, न्यूक्लिक अम्ल की आपके 5 से 7%, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 3% मिलता है, और उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो 1% से भी कम होता है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए अधिकतम मिलने वाले पोषक तत्व या फिर अधिकतम मिलने वाले अकार्बनिक पोषक तत्व की बात करें तो वो क्या होगा? जल होगा। अधिकतम मिलने वाले कार्बनिक पोषक तत्व की बात करें तो क्या होगा? प्रोटीन होगा। मात्रा के आधार पर अगर हम देखें कि कौन सबसे ज्यादा मिलता है, कौन सबसे कम मिलता है, तो जल आपका सबसे ज्यादा मिलता है 70 से 90%। प्रोटीन जो होता है आपका दूसरे पे आता है 10 से 15%, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7%, कार्बोहाइड्रेट आपका 3%। कार्बोहाइड्रेट कितना? 3%। ठीक है, यहां तक बात आप समझिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के विषय में। मैंने आपको एक लिस्ट पूरा दिखाई थी कि जो आपके पोषक तत्व हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, तो उसमें आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के विषय में कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये होता क्या है, कैसे काम करता है और हमारे शरीर के लिए कैसे यह उपयोगी है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के विषय में बात करें तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एक बार हम इसको फिर से समझते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब इसमें 3 तत्व आता है। एक आपका कार्बन आता है, एक आपका हाइड्रोजन आता है, एक आपका ऑक्सीजन आता है, और ये तीनों को मिला करके बनता क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट। अब जब तीनों को मिला के बना है तो जाहिर सी बात है कुछ मात्रा आपके कार्बन की ली जाएगी, कुछ मात्रा आपके हाइड्रोजन की ली जाएगी और कुछ मात्रा आपके ऑक्सीजन की ली जाएगी। और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है
ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी मात्रा किस, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। अगर आपसे कभी भी अनुपात पूछा जाए कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अगर आपसे पूछी जाए, उनका अनुपात पूछा जाए, तो अनुपात क्या होगा, 1:2:1, ये इसका अनुपात होता है। कार्बन 1 रहेगा, हाइड्रोजन आपका 2 रहेगा और ऑक्सीजन आपका 1 रहेगा, और यही मिलके क्या बनता है, आपका कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल के तौर पे आप ग्लूकोज जानते हैं, ग्लूकोज का फार्मूला जो होता है C6H12O6 होता है। अगर हम यहाँ पे 6 कॉमन ले ले तब क्या बचेगा, 1:2:1, तब भी आपका वही बचेगा। और ये क्या होता है, 1:2:1 किसका अनुपात होता है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का होता है। और एक आपका अगर हम देखें CHO, इसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन की कितनी मात्रा, 1, हाइड्रोजन की कितनी मात्रा, 2, और ऑक्सीजन की कितनी मात्रा 1, और यही तीनों मिलके क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ तक आप पूरी बात समझ गए। अब हम समझते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी कैसे है। देखिए, इनका मुख्य कार्य प्रतिदिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। किसका मुख्य कार्य होता है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य है वो प्रतिदिन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है कि ये हमारे शरीर को प्रतिदिन ऊर्जा प्रदान करता है। इनकी मात्रा आहार में सर्वाधिक होती है। हमारे शरीर की लगभग 55 से 65% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होता है। हम कोई भी भोजन लेते हैं, चाहे आप दाल चावल खाएं या रोटी सब्जी खाएं या दूध पी लें या फिर मुर्गा चावल या कुछ भी खा लें, सभी में सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो किसकी होती है, वो आपकी कार्बोहाइड्रेट की होती है। और यही जो होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और लगभग अगर हम देखें तो 55 से 65% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से हमारे शरीर को पहुंचाई जाती है। अब सवाल ये आता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होगी, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पादित की जाती है। ठीक है, यहां तक आप बात समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं पूरा। कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका अनुपात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:2:1 के होता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी मात्रा आहार में सर्वाधिक होती है और ये हमारे शरीर की लगभग 55 से 65% ऊर्जा की पूर्ति करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रोजन द्वारा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पादित की जाती है। ठीक है, आप यहां तक पूरी बात समझ गए होंगे। आज का जो पूरा सिलेबस है, आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट चीजें इसके संबंधित बता देना चाहता हूं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला चीज आप यहां से एक देख लीजिए, पिछले कई दिनों से बहुत सारे छात्र हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और उसके साथ साथ PDF भी यहाँ से प्राप्त करते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ और बता देना चाहता हूँ। देखिए, हमारे टीम द्वारा आपका जो UPSSC का पूरा बैच है वो शुरू किया जा रहा है। शुरू कब से किया जाएगा, ये आपका कल से 1 तारीख से शुरू किया जाएगा और 1 तारीख से आपकी प्रॉपर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये होगा, जब इसका पूरा बैच शुरू किया जा रहा है तो इसमें कुछ फीस भी होगी। जी हाँ, फीस अभी सिर्फ और सिर्फ 799 रुपये है। फीस कितनी है, 799 रुपये है, लेकिन अभी आपको 799 रुपये नहीं देना है। 5 तारीख तक, 5 जनवरी तक यह जो फीस है 799 के बजाय ये सिर्फ और सिर्फ कितनी रहेगी, 599 रहेगी। कितनी रहेगी, ये फीस 599 रहेगी। कब तक, 5 जनवरी तक। कब तक,
5 जनवरी तक यह जो फीस है ये 599 रुपये रहेगी। आप सभी लोग, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, यह जो जानकारी आपको दी जाती है वो अच्छा लगता है, या फिर और भी चीज़ें हैं जो हमको आपको पसंद आती हैं और आप हमारा बैच लेना चाहते हैं, तो आप हमारे 90 26 92 73 15 पे मैसेज कर सकते हैं। आपको यहाँ से बैच की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सवाल ये आता है कि आपके बैच में क्या क्या होगा, क्या क्या सुविधाएं हमको मिलेगी। सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इस सिलेबस का आपको पीडीएफ दिया जाएगा, पीडीएफ भी दिया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स होगा, ठीक है। और उसके बाद प्रत्येक टॉपिक का आपका की पॉइंट होगा, की पॉइंट आपको दिया जाएगा। उसके बाद डेली आपको वीडियो मिलेगा, डेली आपको पीडीएफ मिलेगा, और डेली आपका 8 PM पर क्विज होगा। क्विज कहाँ पे होगा? टेलीग्राम चैनल पे होगा। लगभग 50 क्वेश्चन का ये क्विज होगा, ये डेली होगा। और उसके साथ साथ आपको लास्ट समय पे लगभग 20 प्रैक्टिस सेट दी जाएंगी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ये सभी कुछ मिलेगा कितने में? अभी 5 तारीख तक ये सब कुछ मिलेगा 599 रुपये में, और 5 तारीख के बाद यह जो प्राइज है वो आपकी 799 रुपये हो जाएगी। पूरे यूट्यूब पे सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया पूरा आपका जो कंटेंट है वो यहीं पे मिलने वाला है। और अगर आपको चाहिए, मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक नीचे है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में है, आप वहां से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे 90 26 92 73 15 पे मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको अपने पेड ग्रुप में ऐड करूँगा। और इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपकी अभी कितनी है? 599 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।